नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लगातार हम अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देश की तमाम खबरें तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उस पर लगातार एक एक खबर, विश्लेषण, तस्वीरें हम आपको देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि उनसे ड्रोन अटैक कर साजिश में शामिल आतंकियों को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन सिर्फ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो हमने आपको न्यूज 24 पे दिखाई भी, लेकिन इसके अलावा कोई और सबूत या प्रूफ सामने आया हो ऐसा नहीं। नाम भी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया कि ये कौन कौन से आतंकी थे जिन्हें मार गिराया गया। दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। उधर पंजशीर घाटी में भी जो लड़ाई चल रही है, कब्जे की लड़ाई, वो और तेज हो गई है। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ भेजे गए। अफगानिस्तान की इस जंगी सियासत में अब तुर्की भी कूद पड़ा है। शुरू से ही वो थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रखे हुए हैं, लेकिन अब पूरी तरह से कूद पड़ा है। अमेरिका के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट का जिम्मा तुर्की संभाल सकता है, ऐसी खबर है हमारे पास। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप ये तस्वीरें 4 देख रहे हैं। पंजशीर में कब्जे की लड़ाई तेज हुई। एक और आतंकी हमले का अलर्ट 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले हो सकता है। काबुल में ये राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन को उनके सुरक्षा सलाहकारों ने, इंटेलिजेंस ने बताया है। और दूसरी तरफ ड्रोन स्ट्राइक के सबूत जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और तुर्की संभाल सकता है काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के जाने के बाद, ऐसी भी खबर आ रही है। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं काबुल से आ रही इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगले 24 से 36 घंटे के बीच फिर एयरपोर्ट पर हमला हो सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा है। वहीं अपने सैनिकों को जो अभी बचे हुए वहां मौजूद हैं उन्हें सावधान रहने और एयरपोर्ट के कुछ गेट से पीछे हटने और भीड़ से दूर रहने को कहा है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के बाद बाहर तालिबान लड़ाके मौजूद हैं जो एयरपोर्ट पर आने वालों पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जो पूरा रास्ता है एयरपोर्ट तक, काबुल के हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक, उस पूरे रास्ते पर तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं अपने हथियारों के साथ। लेकिन फिर भी हमला हुआ 26 अगस्त को, और इसी के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी खुफिया इंटेलिजेंस जो है उसने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में और आतंकी वारदात हो सकती है एयरपोर्ट और उसके आसपास। इसलिए हमारे सैनिक, हमारे लोग जो वहां मौजूद हैं वो सावधान रहें, अलर्ट रहें। काबुल में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमला करने वालों को सजा देने का काम जारी रहेगा, यह ऐलान किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि आतंकियों के ठिकानों पर आगे भी हमले होते रहेंगे और अमेरिका के दुश्मनों को खोज खोज कर मारा जाएगा। वहीं अमेरिका ने नांगरहार प्रांत में किए गए ड्रोन अटैक की कुछ तस्वीरें कल ही जारी की थी। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में आईसिस खुरासान के 2 बड़े खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी शामिल था। अमेरिका फिर कर सकता है आतंकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले, जैसे कि हमने परसों देर रात रीपर ड्रोन के माध्यम से आतंकी ठिकानों पर अमेरिकी वायुसेना के हमले देखे। काबुल एयरपोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। चलिए, ये खबर हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम इस पर थोड़ा और अपडेट्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। मुझे जनरल सिवाच दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जनरल गुरमीत सिंह है, रविंद्र सचदेवा पूर्व राजनयिक, और साथ ही अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जनरल गुरमीत के पास चलती हूँ। जनरल गुरमीत, एक बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने राष्ट्रपति को सूचना दी है कि एक और बड़ा हमला हो सकता है अगले 24 से 36 घंटे में। इन ड्रोन अटैक्स के बावजूद आतंकियों के जो इस वक्त तालिबान की मौजूदगी में जो उनके हौसले हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। शीतल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो थ्रेट है ये खत्म नहीं हुई है। थ्रेट ने तो अपना पहला प्रमाण दिया था, और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके जो आईएसआईएस का प्लानर था, उनको जो मार गिराया है, ये भी पूरा खत्म नहीं है। लेकिन मैं जो उनके लिए चुनौती ये है कि अभी सबसे पहली चुनौती है कि जो इवैक्यूएशन और 31 अगस्त तक का, और उसमें बिल्कुल क्लियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। पहले भी वो एक गलती कर चुके हैं जब उनके पास। लेकिन एक बड़ा सवाल जनरल गुरमीत ये उठता है कि गलती जब आपको पहले पता था,
आपके पास खुफिया सूचना थी तो फिर कैसे हो गई गलती? आप एक ड्रोन से वहां हमला करके आतंकियों को मार सकते हैं, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, तो जब आपके पास पहले से ही जानकारी थी तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं हो सकती थी क्या? ये एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। अब अवश्य ही शीतल जी, सवाल तो उठता है और ये भी बताता है कि जो अमेरिकन डिफेंस फोर्सेज है उनका जो डिसीजन मेकिंग है और जिस प्रकार से उनकी इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस है, उसमें अवश्य की कोई कमी और गलतियां अवश्य है, क्योंकि जो उनको मालूम है कि खतरा है, जो उनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, और फिर भी ऐसा आत्मघाती हमला हो जाए तो ये दिखाता है कि उनकी जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात ये है, लगता है वो गलत भरोसे में बैठे हुए हैं कि हमारे को तालिबान बचाएगा, जहां उनके साथ में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, उनका जो ट्रस्ट, उनकी जो डिपेंडेबिलिटी, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, पहले ही ये सबको मालूम है कि उनके पास में जब पूरे अफगानिस्तान को कब्जा किया है, काबुल के ऊपर में इंचार्ज हैं, वहां पर सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, और वहीं पर जो IS है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, इन सब के पीछे जो पाकिस्तान है वो अभी भी बेखौफ अपने ही तरीके से अभी भी इंटरफेरेंस और पूरा करता रहा है। ये जो नंगारहार इलाका है जहां पर ड्रोन अटैक किया है, ये काबुल और पेशावर के बीच में जलालाबाद के उस इलाके में है। तो मेरे को लगता है ये जो कहा है कि अभी थ्रेट बाकी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी अमेरिका को चाहिए कि देखिए सिर्फ 2 जो प्लानर थे उससे काफी नहीं है, और जो दुनिया के सामने में चुनौती है टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, और जो अफगान से अभी शुरू होगी लहर, ये ऑलरेडी रूप ले चुकी है, और इसमें पूरे विश्व को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। ये खतरा भारत के लिए तो और भी बड़ा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन पहले हम ये जो बड़ी खबर है अभी हमें मिल रही है काबुल से जुड़ी हुई और अमेरिका से जो इनपुट आए हैं उसी पर मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। भारत का एंगल भी हम इसमें टटोलेंगे। जनरल सिवाज के पास चलती हूँ। जनरल सिवाज, अमेरिका ने फिर से ये बात कही है, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने, कि फिर बड़ा हमला हो सकता है, और दूसरी तरफ बाइडन महज ये धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम और ड्रोन हमले करेंगे। तो भाई क्या फिर से एक और हमले का इंतजार कर रहे हैं? हो जाएगा, उसके बाद और लोग जान गंवाएंगे, अफगान आम नागरिक भी जान गंवाएंगे, अमेरिकी फौजी भी जान गंवाएंगे, उसके बाद फिर आप ड्रोन हमला करेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके एक के बाद एक क्यों नहीं खत्म कर देती अमेरिका ये मुसीबत? बिल्कुल 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 शीतल, देखो कल भी आपके चैनल में जब हम डिस्कशन कर रहे थे यही पॉइंट आया था, अगर इनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस थी तो उन्होंने पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन करके इसको पहले ही क्यों किया? पहले वो एक्शन होने दे रहे हैं इस्लामिक स्टेट खोरसम का, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एक्शन ले लो। देखो सच्चाई ये है, 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो भी इसने अमेरिका ने विड्रॉल को प्लान और एग्जीक्यूट किया उसमें बहुत कमियां रह गई, और जाना तो था मगर जाने का एक तरीका होता है, और ऐसा लगता नहीं कि आज अमेरिका सुपर पावर है। जिस प्रकार से उसकी कार्रवाई है वो एक प्रकार से बहुत कुछ उसमें दिखता है खामियां। अब बात आ गई जो कि इन्होंने अभी स्ट्राइक किया है और उसके अंदर 2 प्लानर को मार गिराया है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर है डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का बाइडन पे, क्योंकि उसकी कोई पुख्ता इंट नहीं है कि किसको मार गिराया। तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं। दूसरी बात मैं एक ही चीज कहूंगा कि अब जब उनके पास इंट है कि और भी अगर स्ट्राइक हो सकते हैं, तो अब किस चीज की वेट है? अभी उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, जाने का ये नहीं होने देना चाहिए। तो शीतल ये बड़ी जरूरी है। और पाकिस्तान के अंदर जो कि बॉर्डर आप पाक का, वहां पर इस्लामिक स्टेट खोरासन की सेंचुरियां हैं, उनको मालूम है। तो पाकिस्तान सब पता है, सब पता है। पाकिस्तान में भी तो कितने ड्रोन से बम गिराए हैं उस इलाके में अमेरिका ने पिछले सालों में। बिल्कुल, अगर आपके पास मैं आपके पास आती हूँ, फिर से मैं आपके पास आती हूँ। मैं इस पे कुछ कूटनीतिक एंगल से बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। रोबिंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। सचदेवा जी, आखिर अमेरिका की क्या कूटनीतिक मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि वो ये तो जानता है कि हमले होने वाले हैं, पहले ही अलर्ट आ जाता है और फिर हमला हो भी जाता है, अलर्ट जारी करता है, वार्निंग देता है, लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करता? ऐसी क्या कूटनीतिक मजबूरी है? क्या तालिबान के साथ सांठगांठ जो है पीछे से बिहाइंड द सीन्स और जो एक अग्रीमेंट है उसकी मजबूरी है, या क्या मजबूरी है ऐसी अमेरिका की? पर उससे पहले एयरपोर्ट पे जो थ्रेट की बात हो रही है, सुसाइड बॉम्बर या कार बॉम्ब, याद रखिए अगर कोई रॉकेट अटैक हुआ जो कि हवाई पट्टी पर गिरा, वो चाहे मानो एक बंदे को भी ना मारे, वो जो रनवे पे अगर वो
रॉकेट गिरा दे और वहां पे बड़े गड्ढे हो जाए तो सारी इवैक्यूएशन फिर है ना गड़बड़ाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट चलेगा ही नहीं, आपके एयरफेस टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, राइट। वो एक अलग थ्रेट है, बड़ी यूनिक हो सकती है। नाउ अमेरिका को पता होता है कई बार, पर वो करता नहीं। इसका एक रीजन अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कहती है कि मानो हमें पता है कहीं अटैक होने वाला है, हमें पर ये एग्जैक्ट पता नहीं कि इसका प्लानर कौन है पीछे, राइट। हम मार तो सकते हैं पर 10 बंदे हैं मानो, अब उसमें से किसको मारे। तो जैसे ही अटैक होता है उसके बाद इनकी इंटेलिजेंस ऐसे भी पता नहीं जो भी उठा इसमें से मिस्टर नंबर 3 ने करवाएंगे, फिर ये अप्रूव करे हैं और उस नंबर 3 को मारते हैं। ये इनका एक तरह से एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। अच्छे से कल वाला भी जो उन्होंने मारा, लेकिन यहाँ तो उनके खुद के नागरिक भी शामिल है ना। अभी 6000 के आसपास अमेरिकी ट्रूप्स जो हैं वो तो एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और कुछ नागरिक काबुल में भी हैं अमेरिकी। तो अब तो उनकी और जो बाइडेन की अपनी डोमेस्टिक अपनी घर पे मजबूरी है, उनको अपनी जनता को जवाब देना है। वैसे ही परसों के हमले के बाद उन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो तो जवाब दे रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं देखो ये जो हमला हुआ मैंने कहा था होगा, मैंने ये कहा था जब भी हम विड्रॉ करेंगे, अभी करें या 5 साल बाद करें या अनदर 20 ईयर्स बाद करें, हमारा विड्रॉल में बड़ा नुकसान होगा। और वो कह रहा है देखो मैं आपको इसीलिए वार्न कर रहा था। और भी बड़ा सवाल उठता है, फिर तो और भी बड़ा सवाल उठता है कि आपको पहले से ही पता था 5 साल पहले कि जब भी हम विड्रॉ करेंगे बवाल होगा, ये होगा, तो आपने उसकी तैयारी क्यों नहीं की? आपने हथियार दिए अफगान फोर्सेस को, आपको एक एक चप्पे चप्पे, आप 20 साल से आप वहां तैनात हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के इलाके को असली समझते हैं। तालिबान की मुसीबत को जन्म आपने दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, आप इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो आपने ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाया पहले ही? आप लोगों के मारे जाने का इंतजार बाइडेन कहते हैं कि पिछले प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व थे। भाई देखो सारा टाइम तो नहीं हूं मैं, वो बोला मैं तो अभी केवल 6 महीने पहले आया हूं, तो मेरे को जो सिचुएशन मिली है, राइट, मैं इसमें से बेस्ट यही कर सकता हूं कि हम वहां अब 1 घंटा अपने सोल्जर्स ना रखें, क्योंकि इतना खतरनाक इलाका हो गया है और हमारे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा जी, आपका क्या कहना है इस पर? 31 अगस्त के बाद क्या होगा? अमेरिका बार बार वार्निंग दे रहा है कि फिर से आतंकी हम स्ट्राइक कर सकते हैं काबुल एयरपोर्ट पर अगले 36 घंटे में। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने ड्रोन हमले दोबारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहला और आखिरी ड्रोन हमला था जो हमने किया नांगरहार के सूबे में। 31 अगस्त के बाद क्या होगा? किस तरह की सिचुएशन आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? देखिए किस तरह की सिचुएशन बहुत ही क्लियर है, उसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये वॉर फॉर एवर जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिकन ने सोचा कि अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, तालिबान अपनी सरकार बना लेगा, उसके बाद जो होगा अफगान लोग जो है आपस में निपटते रहेंगे, दे कैन गो टू हेल, हमें हमारा जो हमने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये वॉर फॉर एवर चल रही है, वॉर फॉर एवर चलती रहेगी। तालिबान को इन्होंने किसी तरीके से मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करी, आधे कामयाब रहे, आधे कामयाब नहीं रहे। लेकिन अब तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाले खड़े हो गए और आईसिस जो केपी है वो तो तालिबान के तो स्वर्ण एनिमी है ही है, साथ साथ उन्हें अमेरिकन से भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। आपको याद होना चाहिए 2017 में अमेरिकन ने एक ईस्टर्न अफगानिस्तान में बॉम्ब गिराया था जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता बिल्कुल, है, और वो बॉम्ब टारगेट किया था आईसिस केपी के ठिकानों को। तब से और तालिबान का जो यूएसए से हाथ मिलाना, उसे लेकर आईसिस केपी काफी नाराज है। अब अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाने से आतंकवाद का जो खतरा है वो तो पूरी दुनिया में बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है। और भारत के लिए ये चैलेंज कितना बड़ा है इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। काबुल एयरपोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अमेरिका की वापसी के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी तुर्की संभाल सकता है। तुर्की ने पहले ही ऑफर किया था। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि खुद तालिबान इसके लिए गुजारिश कर रहा है। तुर्की भी इस बारे में बात कर चुका है। तालिबान और तुर्की की बातचीत अब आखिरी दौर में है। इस काम में कतर भी तुर्की की मदद कर सकता है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की की एक प्राइवेट सुरक्षा फर्म पर होगा और काम करने वाले तुर्क नागरिकों की सुरक्षा जो है वहां पे टर्किश स्पेशल फोर्स जो है वो करेगी। तो तुर्की संभाल सकता है एयरपोर्ट की सुरक्षा की कमान। अपने पैनल के पास चलती हूँ, इस पर एक रिएक्शन जनरल गुरमीत। अब
इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका टिकने वाला नहीं। कल हालांकि कल तक ये भी बात आ रही थी कि नेगोशिएशन चल रही है कि अमेरिकी फौज को कुछ दिन और वहां रुकने दिया जाए, इवैक्यूएशन जब तक पूरा नहीं होता। शीतल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 31 अगस्त की डेट है वो एकदम बिल्कुल डेडलाइन है और अमेरिका उससे बिल्कुल नहीं हिलेगा। और ये जो तालिबान है उसने भी कहा है कि बियॉन्ड 31 अगस्त उनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये जो बातें होती है ना गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये बहुत जिम्मेवारी बातें होती हैं। किस प्रकार से एयरपोर्ट का संचालन करना है, ये एक टेक्निकल बात है। ये तालिबान को तो ट्रेनिंग नहीं है, उन टेक्निकलिटीज का पता नहीं है उनको जी। तो उनको जरूरत है एक्सपर्ट्स की। जी शीतल जी, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो टेक्निकल प्रोवेस है, क्योंकि जो तालिबान है उन्होंने तो पूरा जिंदगी सिर्फ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ टेररिज्म और रेडिकलेशन सीखा है। लेकिन ये जितना भी संचालन है जो एयरपोर्ट और टेक्निकल बातों का, इसके लिए इसीलिए उनको ये घबराहट हो रही है कि अगर पूरे अफगानी चले जाएंगे, जो ब्रेन ड्रेन होगा, जो सब लोग चल जाएंगे तो उनका क्या होगा। अभी जो टर्की की बात है, ये पहले से भी इनकी ये बात थी, लेकिन उनको क्लैरिटी से नहीं बताया था। लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी से उनको बता दिया है कि आप इसका संचालन कीजिए। और उनको भी विश्वास नहीं है तालिबान और बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर में, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी खुद ही करना चाहते हैं। देखिए, ये जो बदलाव हो रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर में बदलाव है, ये इतना आसान से नहीं होगा। ये जो चेंज ओवर है ये बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही बारीक तरीके से करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ शीतल जी, जो आपने अभी जो एक बात की कि जो IS खोरासान है, ISIS है, ये तालिबान का दुश्मन है। दुश्मन नहीं, ये उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। वो चाहते हैं कि हम तालिबान से भी बड़ा बने। उनका जो स्कोप है, एक्सटेंट है, उनकी क्रूरता है, बर्बरता है, वो जो उनका फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उसमें कंपटीशन है कि कम कैसे हम इनसे भी ज्यादा कर सके। हाँ, तालिबान। लेकिन आइडियोलॉजी की बात करें तो वो तो सब विचारधारा तो मिलती जुलती ही है। मैं जनरल सिवाज के पास चलूंगी। जनरल सिवाज, एक बड़ी चिंता भारत के लिए, यहाँ पर भारत के लिए ये है कि अमेरिका जा रहा है 31 अगस्त को और उसके वहाँ पे वो अरबों खरबों डॉलर की हार्डवेयर जो अफगानिस्तान में छोड़ के जा रहा है। उनके पास सोफिस्टिकेटेड M4 M16 राइफलें वहाँ पर हैं जो कि पुरानी AK-47 के बदले में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस हैं। मतलब एक से बढ़कर एक असलहा, बारूद, अत्याधुनिक जो है वो अब तालिबान के कब्जे में होगा। और जो जिहादी हैं ऑलरेडी उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है अफगान तालिबान से। हम बात लगातार कर रहे हैं जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर की। तो मतलब ये सारी जो इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है ये तो अब जाएगी उनको और ये हमारे लिए बड़ा खतरा होगा। बिल्कुल शीतल, देखो इसमें कोई शक नहीं, ये 10 से 15 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी जो कि एक प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ने भेजे थे अफगानिस्तान में कंधा सा कंधा मिला के तालिबान के साथ अफगान फोर्सेज में, अब वो फ्री हो गए और वो अब चाहते हैं कि उन्होंने तालिबान की हेल्प की है और ये चाहते हैं कि अभी उनका भी गठजोड़ हो तालिबान के साथ। अब ये अवेलेबल हैं और ये भारत की तरफ आ सकते हैं और ये भारत की तरफ आएंगे और अगर आप अत्याधुनिक हथियारों के साथ, नाइट विजन डिवाइसेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि यही नहीं, उसके पास M4 राइफल, M16 लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, 50,000 व्हीकलें और एक बहुत बड़ी पावरफुल एयरफोर्स और जो कि 200 एयरक्राफ्ट जिसको कि अमेरिका ने ही दान दी है, फंड किया है, सब कुछ किया है। या बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ये हथियारों के साथ लैस होके ये जब भारत में आएंगे 15-20 हजार आतंकवादी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये अलग बात है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पुख्ता है, हमें मालूम है, हम जो है यकीन करेंगे, मगर ये सच्चाई है कि आने वाले समय में इस इलाके में इंस्टेबिलिटी आएगी और ये अफगानिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान और भारत के जम्मू एंड कश्मीर और इस्लामिक स्टेट खोरासान जिसके मॉड्यूल केरला में भी हैं उसका भी खतरा अब बढ़ जाएगा। बड़ी चुनौती होने जा रहे हैं आने वाले दिन, आने वाला समय इस पूरे इलाके के लिए, भारत के लिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है। अफगानिस्तान के कपीसा प्रांत में पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई के दौरान अमरुल्लाह सालेह के समर्थक फौजी ने तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि सालेह समर्थक फौजियों के हमले में भारी संख्या में तालिबान लड़ाके
हताहत हुए हैं। दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्सों में भी तालिबान लड़ाकों को कपीसा में बुलाया गया है, जो पंजशीर के एंट्री के अलग अलग रास्तों पर जमा हो रहा है और अगले आदेश के इंतजार में है। पंजशीर पर कब्जे के लिए हो रही है लड़ाई। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच, मसूद अजहर की फोर्सेस के बीच, अमरुल्लाह साले समर्थकों के बीच, और अब यह खबर आ रही है कि तालिबान को यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है, इसका दावा किया जा रहा है। मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं चलती हूँ अचल मल्होत्रा के पास। ये भी एक अलग फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान में, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं मल्होत्रा जी? कितने दिन तक ये लोग सस्टेन कर पाएंगे तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई को? कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इनको फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, एग्जैक्टली वही मैं उसी बात पे आ रहा था। इनके जो लीडर हैं उन्होंने खुद ही ओपनली बोला था कि फिलहाल तो हमें इनसे लड़ने के लिए हमारे पास काफी असला है, हमारे पास काफी मनोबल भी है, लेकिन इसे सस्टेन करने के लिए हमें जब तक बाहर से मदद नहीं मिलेगी तो हम इस लड़ाई को निर्णायक लड़ाई नहीं बना पाएंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। तो शीतल जी, अब मान के चलिए, आप पहले भी पूछ रही थी कि 31 अगस्त के बाद क्या होगा। 31 अगस्त के बाद विद इन अफगानिस्तान तो क्योटिक सिचुएशन बनेगी। तालिबान खींच-खाच के अगर कोई सरकार बना भी लेगा तो मालूम नहीं उसे दुनिया मान्यता देगी या नहीं देगी। फिर उसके गवर्नेंस के सवाल आएंगे, फिर उस पर जो उनकी सोशल एस्पेक्ट है, वुमेन्स राइट, ह्यूमन राइट्स, ये सब इश्यूज उठेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका, वो है रीजन की सिक्योरिटी, और हमारे इंडिया का जो थ्रेट परसेप्शन है वो बढ़ेगा। हमारे काउंटर टेररिज्म कल भी हमारे लिए समस्या था, आज भी है, और आने वाले दिनों में ये मल्टीप्लाई होगा। हमें ये मान के चलना चाहिए, जिसके चलते हुए हमें अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और मजबूत करना है, और उससे भी ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, ताकि विद इन इंडिया ये इन्फ्लेट नहीं करे, वहां स्लीपिंग सेल्स नहीं बनाए, जो हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करें और न्यूट्रलाइज करें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा सारा फोकस अब इसी बात पे होना चाहिए। पाकिस्तान की निश्चित तौर पर होगा भी। हमारे सुरक्षा हलकों में, हमारे इंटेलिजेंस हलकों में इस पर जरूर मंथन हो रहा होगा, क्योंकि कोई चारा नहीं इसके सिवाय। रोविंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचदेवा जी, कूटनीति अब हमारी क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है इस अफगानिस्तान में, उसके क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होंगे? मतलब उस किस तरीके से वहां आतंक को बढ़ावा मिलेगा उस इलाके में, जो कि भारत तक पहुंचेगा? वैसे ही हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चीन का चैलेंज है, तमाम तरह के चैलेंज हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान के मुद्दे को देखते हुए, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, सुरक्षा के हालात को देखते हुए, हमारी कूटनीति की राह क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्वेश्चन। कूटनीति की राह, पॉइंट नंबर 1, भारत को अमेरिका को प्रेशर करना चाहिए ईरान से सैंक्शंस हटाने के लिए। जब तक सैंक्शंस नहीं हटेंगी हम टोटल जीरो हो गए हैं इस रीजन में। दैट इज 1। दूसरा चीज जो हमें करना चाहिए, भारत को यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग कन्वीन करवानी चाहिए, और वो है सोमवार को है एक सिक्योरिटी काउंसिल की। ओके, उसमें प्रपोज करना चाहिए कि अफगान विमेन और लड़कियों बच्चियों के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए, ओनली फॉर उनको घर से स्कूल, घर से कॉलेज, दफ्तर के लिए ब्लू हेलमेट जाए, एस्कॉर्ट करें। चैलेंजेस होंगे, बट ये डुएबल काइंड ऑफ थिंग्स है। दुनिया को ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। तीसरी चीज, कूटनीति में हम क्या कर सकते हैं? इनके यहाँ मेडिसिन एकदम खत्म हो गई है इस समय। वार्निंग्स आ रही है WHO से कि अस्पतालों में बची नहीं है बच्चों को ये वो। भारत हम फार्मास्यूटिकल के गढ़ है, हमें मेडिसिन डोनेट करने का कोई सिस्टम बना देना चाहिए। ये 3 चीजें अलग रही। कूटनीति में एक और हो रहा है। देखिए, जो अभी टर्की एयरपोर्ट की आप जो बात कह रही थी, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक है, और टर्की इस रीजन में एक्टिव है बड़े लंबे समय से, सेंट्रल एशिया में भी, और वो अपना फुटहोल्ड बनाना चाहता है। और टर्की एक तरह का कंपटीशन दे रहा है सऊदी अरेबिया को दुनिया में, राइट। और इधर चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव टर्की तक पहुंचाना चाहता है लैंड के थ्रू, राइट। वो लैंड के थ्रू तो पहुंच ही रहा है। उसके अलावा अब तो ये एयर ब्रिज भी बन जाएगा। काबुल एयरपोर्ट इज अंडर टर्की प्रोटेक्शन और सर्विस। तो ये चाइना टर्की एक्सिस को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी देगा, एंड दैट इज आल्सो। तो क्या इसको अमेरिका इग्नोर कर सकता है? जैसे कि वो अभी ये एक इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं दुनिया को कि भाई हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका कुछ हद तक इग्नोर कर सकता है, और अमेरिका की प्रायोरिटीज कुछ हद तक दूसरी हैं, बट एट द सेम टाइम अमेरिका चीन को
और सऊदी अरब के कंपटीशन में तुर्की को चीन के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान, ये पूरा एक्सेस अगर इतना पावरफुल हो गया है यहाँ पे अमेरिका के लिए, क्या इसको इग्नोर करना इतना आसान होगा? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा और अमेरिका काम करेगा ऐसी बात नहीं है, करता रहेगा। बट अमेरिका अपनी नंबर 1 प्रायोरिटीज कुछ और बना रहा है। पहली बात तो उसको है कि मेरा एक भी अमेरिकन की जान फालतू में कहीं दुनिया में नहीं गिरनी चाहिए। वो तो मतलब इमीडिएट कंसर्न है, लेकिन मैं लार्जर कंसर्न की बात कर रही हूँ, आगे की बात कर रही हूँ। लार्जर में उनका कंसर्न है चाइना, और उनको कंसर्न ये है कि चीन अगले 10-15 साल में चाइना इवन जियोपॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली चाइना अमेरिका को बीट करने जाने की स्थिति में पूरा। और ये कॉम्पिटिशन, एक एम्पायर गिर रहा है, दूसरा नया एम्पायर उठ रहा है, और नंबर 1 एम्पायर ने यह भी डिसाइड कर लिया अब मैं लड़ूंगा, नंबर 2 को नंबर 1 नहीं बनने दूंगा कभी। ये वॉर हो गई है चाइना के साथ। उसके लिए वो अपनी सारी रिसोर्सेज कंजर्व करके फोकस करेगा चाइना की तरफ। परंतु बात यह है कि मल्टीपल थिंग्स अंडरस्टैंड साउथ चाइना, लेकिन चाइना की तरफ अगर उसको करना है जनरल गुरमीत, तो फिर ये सारा जो यहाँ पे नेक्सस बन रहा है, तुर्की, अफगानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान, अगर चीन को काउंटर करना, कंटेन करना अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती है, तो फिर इस एक्सेस को तो वो इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी कूटनीति में इस इलाके को बिल्कुल ही छोड़ देना आगे के लिए कहीं कोई समझदारी वाली बात होगी। शीतल जी देखिए, अगर आप पूरे विश्व की चुनौतियों को देखती हैं तो जो चाइना जिसे उभर के आया है और जिस प्रकार एक चुनौती बना है, पहले तो कोविड से उसने 43.5 लाख की जिंदगी ली है पूरे विश्व के अंदर में। उसके अलावा जो हर एक जगह में उसने फ्रंट खोला है। एक बात पक्की है कि जो अमेरिका है उसने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में होगा, और अफगानिस्तान से वो डीलिंक करना चाहता है ताकि इस इलाके से हटके अपना पूरा फोकस वो चाइना के ऊपर में और इंडो पैसिफिक रीजन में करे। और जो मैं कहूंगा, देखिए जो सबसे बड़ी बात हुई है 15 अगस्त को, वो ये थी कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ में नापाक गठबंधन के बेसिस पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद की है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अनसीट करने की। चाइना की जो इस जगह के ऊपर में नजर है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की है। वो सिर्फ उसका नजर है कि जो अफगानिस्तान के अंदर में माइंस है, जो रेयर अर्थ मटेरियल के है, जो बॉक्साइट, ऑयल, कोल, कॉपर है, उनके ऊपर नजर है। वो चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे बिजनेस बनाओ। उसका डर भी है, डर है कि जो सिंजियांग के अंदर में जो रेगुलर टेररिस्ट है उनसे डरता है कि इस इलाके का क्या होगा। इसलिए जब उन्होंने पॉलिटिकल मुल्ला ब्रदर से मीटिंग की तो उनसे ये कमिटमेंट ली कि वो अपना पूरा नाता ETIM से कर देंगे। इसके अलावा चाइना डरता है, उसको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान जो नापाक गठबंधन है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसको डर है इस बात का। अभी ऐसा हुआ है कि जो चाइना यहाँ पे घुसा है, अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों को जो आग लगेगी, दोनों को जो इफेक्ट होगा, जो उसने भरोसा किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, ये सबसे पहले उसका टूटेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने बिल्कुल ये एज ए प्रेसिडेंट, एज ए नेशन उन्होंने पहले से डिसाइड किया था, जब फरवरी 2020 में ही पीस प्रोसेस शुरू किया था कि यहां से हमने हटना है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर अभी ठीक है। चीन, अमेरिका, ये सब अपना अपना हित तो देख रहे हैं, साध रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं। जनरल सिवाच, भारत का रुख सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? देखो शीतल, पहले तो मैं बिल्कुल ठीक है, भारत का रुख 2 चीजें होना चाहिए। एक तो भारत को ये जो एक नई थ्रेट डेवलप हो रही है उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और दूसरा है हमारी जो कूटनीति से हमने तो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी करनी है, क्योंकि बदलते हुए हालात हैं। अब आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, मगर जो भी हम डिसीजन लेंगे उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। याद रखना है कि हमने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ की हुई है, हमारे 37 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। और दूसरा, हमें चाबार में $1.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से हमने एक ऑल्टरनेट रूट बनाया है, जो कि ईरान के साथ हमें ईरान के साथ जो लिंक बहुत जरूरी है। और इस पे हमें अमेरिका पे प्रेशर डाल के उनके ऊपर जो सैंक्शन है वो हटाने हैं, उनसे ऑयल लेना है। और क्योंकि ईरान के पास चाइना आना चाहता है, ठीक है, आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि तालिबान की क्रूरता की फिर से तस्वीर सामने आई। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मसूद अंद्राबी ने दावा किया है कि तालिबान ने
स्थानीय अंद्राब गायक फवाद अंद्राबी की हत्या कर दी है। तालिबान ने घर में घुसकर गायक की हत्या की है। आपको बता दें कि तालिबान हर किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट, गायकी, खेल, इन सब के खिलाफ रहा है हमेशा। पिछली उनकी हुकूमत में भी हमने ये देखा था और अब भी दिखाना शुरू कर दिया है। अंद्राब गायक फवाद अंद्राबी की, लोक गायक की, घर में घुसकर तालिबान ने हत्या कर दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंद्राब गायक की, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना गाते बजाते। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मसूद अंद्राबी का ये दावा है। पैनल पे लौटते हैं जी। जनरल सिवाज, देखिए एक और हत्या, इंटॉलरेंस। हाँ, देखो इसमें मैं यही बता रहा हूँ शीतल कि जो बात तालिबान कहता है और करता है उसमें फर्क है। तालिबान बदला नहीं है। 1996 से 2001 का जो तालिबान था वही ये तालिबान है, और ये औरतों को बाहर नहीं जाने देगा, ना बच्चियों को स्कूल में जाने देगा, ह्यूमन राइट वायलेशन होंगे। और इनका जो हायरार्की है वो मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं है। यही इनके लिए मुसीबत साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। क्यों? बिल्कुल। और आने वाले समय में यही जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा होगा अफगानिस्तान में, वही उसी से वो अपने खुद पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। कितना लिबरल हो सकता है तालिबान? देखिए, ये एक तरह से शीतल जी एक अपॉर्चुनिटी भी है दुनिया को इस्लाम को कुछ रिफॉर्म की तरफ पुश करने की। शायद देखिए ऐसा है, अब तालिबान इंटरनेशनल मान्यता मांग रहा है, ये वो उनको फाइनेंशियल एड भी चाहिए इत्यादि। दुनिया को अब हमें उनसे ये कहना चाहिए कि क्या तुम्हें नहीं करो तो हम तुम्हें मदद करेंगे। तुम बच्चियों को क्या बताओ, अभी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी है, रूल्स नहीं बने हैं, बच्चियों को तुम पढ़ने दोगे नहीं पढ़ने दोगे, कौन सी क्लास तक पढ़ने दोगे, 10वीं तक 12वीं तक नौकरी करने दोगे नहीं दोगे। म्यूजिक वालों को ऐसे आजादी देख चुकी अफगान महिलाएं अब 10वीं तक पढ़े, 12वीं तक, अब ये सवाल हो जाएगा वहां पर। नहीं एग्जैक्टली यही होगा। देखिए पॉइंट इसकी, अभी जो तालिबान है ये -100 एक्सट्रीम है, शारिया का जो भी कहते हैं, राइट। अब उस -100 से कम कुछ चीजें तो कम कर रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी। उन्हें बोले हम तुम्हें ठीक है, अब देखिए ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी, दुनिया को देनी पड़ेगी। मगर इस तरह की अगर हत्याएं अपने ही लोगों की करेगा तालिबान, इतना असहिष्णु व्यवहार दिखाएगा गायकों के प्रति या एंटरटेनर्स के प्रति या खिलाड़ियों के प्रति, सचदेवा जी, अचल सचदेवा के पास चलूंगी, तो ये तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की वाली बात हुई। बिना इंटरनेशनल फंडिंग के अपने आप को तो कितना ही चला लेगा। एग्जैक्टली तो वो पॉइंट आएगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ दुनिया में अपॉर्चुनिटी है। तो एक वक्त शायद आए, इसे लगे कि अब मेरे को अपने देश के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, राइट। मतलब देश चलाना है, मान लो जैसे भी पैसे नहीं है बिल्कुल, ओके, लोग भूखे मर रहे हैं, तो लोग इनको चढ़ जाएंगे, लोग भूखे रहेंगे तो, राइट। पर क्या इस मूड में अचल मल्होत्रा तालिबान है? वो तो केवल इस्लाम की बात करते हैं, शरिया की बात करते हैं। क्या वो देश की राष्ट्रीयता की, लोगों की, नागरिकों की सोचेंगे? ऐसा इन हरकतों से तो नहीं लग रहा। देखिए शीतल, जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये वो पूरे ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करी थी, तो उन्होंने तब क्लियर कर दिया था कि ये सब कुछ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम गाइडेड बाय शरिया होगा। अब शरिया की उनकी इंटरप्रिटेशन जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही पिछड़ी हुई और बहुत ही बिहेवियल है, और जिसके चलते हुए इस तरह की जो औरंगजेबी फरमान है कि म्यूजिक नहीं होगा, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, औरतें बाहर नहीं आ पाएंगी, तो ये सब चीजें जो है ना, जो इसको नेगेटिविटी का देती हैं। देखिए उन्होंने अपना इरादे क्लियर कर दिए हैं कि हम सारी आजादी देंगे, लेकिन फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम, पर्टिकुलरली शरिया। तो ये इट्स रिटन ऑन द वॉल। और इस समय जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें विद इन जो तालिबान है, मेरा अपना ये मानना है कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंटॉलरेंट है, जो अभी से दिखाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त का ट्रेलर देख लीजिए, आने वाले वक्त में ये होने वाला है, अगर आप नहीं सुधरेंगे, अफगान की आवाम को ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी यही नतीजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो चलता रहेगा। शीतल, मैं दो एक बातें छोटी छोटी और ऐड कर दूं। हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट और बाहर टीवी डिबेट्स में बार बार कहा जाता है इंडिया ने $3 बिलियन वहां निवेश किया है। ये निवेश नहीं है, ये डेवलपमेंट असिस्टेंस थी। हमने ये पैसा वहां जो लगाया था, वहां की जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को मजबूत बनाने के लिए लगाया था। और तालिबान बेवकूफ होगा अगर वो हमारे बनाए डैम
वो है नहीं, वो इतना बेवकूफ। डैम, हॉस्पिटल, लग तो नहीं रहा अब मौजूदा जिस तरीके से बयान आ रहा है। नहीं शीतल, सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमने वहां बामियान मुद्दा की कोई मूर्ति नहीं बनाई, हमने कोई टेंपल या गुरुद्वारे ये नहीं बनाए जिनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। वो बिल्कुल वो डैम को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, सड़क को नहीं छेड़ेगा, अस्पताल को नहीं छेड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस तालिबान को भी हम इस तरह की डेवलपमेंट असिस्टेंस देंगे तो वो हम पैसा जो है खड्डे में फेंक रहे होंगे। तो ये हमें सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, ऑफ कोर्स अभी तो इट्स टू अर्ली, हमें मालूम ही नहीं है कि वो कौन सी सरकार बनेगी, इंक्लूसिव होगी, एक्सक्लूसिव होगी, कौन उसे डोमिनेट करेगा, दुनिया का क्या रुख रहेगा। तो ये सब चीजें अभी दुनिया के रुख के लिए भी हमें वेट करना होगा, क्योंकि कल खबर ये थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल गुरमीत कल बैठक होने वाली है इस पर, दुनिया के देश मंथन करने वाले हैं इस पूरे सिचुएशन पर जो वहां बन रही है, तो शायद कुछ स्पष्ट हो। जी देखिए, अभी दुनिया के सामने में बहुत बड़ी चुनौती है टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, और अफगानिस्तान के अंदर में क्या होगा। यूनाइटेड नेशन ने अभी तक कोई भी एक इफेक्टिव रोल नहीं प्ले किया है। मैं तो इससे हैरान हूं कि यूएनएचसीआर ने जो लास्ट अपना एक स्टेटमेंट दिया था, वो उसको ड्राफ्ट भी पाकिस्तान ने किया था। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के ड्राफ्ट को यूएनएचसीआर ने पूरी दुनिया को दिया है। मेरे को लगता है कि ये यूएन ने अगर अपनी रेलेवेंसी इकरार रखनी है, उसको ऑनरेबल रखना है, तो उसको खास डिसीजन लेने पड़ेंगे। शीतल जी, 2 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पहले मीटिंग हो चुकी है इस विषय पर, और भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो हमारी अध्यक्षता है इसमें बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। बहुत साफ लफ्जों में बताया गया है कि एलईटी, जेईएम और हक्कानी नेटवर्क, आईएस का क्या है। मैं तो कहूंगा उसके अंदर में उन्होंने एक बिल्कुल बारीकी से पहले कहा था कि जो आईएस है ये ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा है, ये अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। देखिए वो एग्जैक्टली हुआ। जो भारत कहता है वो बहुत सोच समझ के कहता है, लेकिन देखिए ये विडंबना की बात है कि भारत जो पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि देखिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है प्रॉब्लम, इसके अंदर में देखिए पाकिस्तान गया था तालिबान को अपना असेट बनाने के लिए, पाकिस्तान गया था वहां स्ट्रेटेजिक स्पेस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ करने के लिए, और उसने ये प्रॉक्सी झूठ और डिनायबिलिटी के किया है। ये दुनिया को पता लगना चाहिए। यूएस वहां गया था 20 साल के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो खामखा खुशियां मना रहा है जनरल सिवाज, खुशी मनाने की कोई बात उनके लिए नहीं है। आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी ही पाकिस्तान। बिल्कुल देखो, जो पाकिस्तान जो आज घी के दिए जला रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में आएगी। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि मुशेरा भाई है अफगान तालिबान का, उसने बोल्ड हो जाना है और आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर। और आप पाक बॉर्डर पे जो ये खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून हैं वो भी फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ चलेंगे, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है जो फ्रीडम स्ट्रगल जेन्युइन कर रही है, बिल्कुल दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, भारत के लिए गड्ढा खोदोगे, इलाके के लिए गड्ढा खोदोगे, लेकिन पहले खुद ही उसमें गिरोगे। ये आने वाले वक्त में हम तो अपनी सुरक्षा कर ही लेंगे, हम सक्षम हैं, स्ट्रैटेजाइज कर लेंगे, रणनीति बना लेंगे हालात के मुताबिक, लेकिन आप जो गड्ढा दूसरों के लिए खोद रहे हो उसमें आप खुद गिरोगे, औंधे मुंह गिरोगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।